वेलकम टू अवर चैनल्स गाइस। आपका स्वागत है हमारे चैनल्स में। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के टेंसेस। तो इंग्लिश सीखने से पहले या स्पीकिंग सीखने से पहले हमें टेंसेस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज आपको हमारी वीडियो देखने के बाद में कहीं भी इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमने बड़ी ही डीपली और फुल सेंटेंस यानी टेंस पूरे ही इसमें बताए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं टेंस होते क्या हैं। तो जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। तो समय की जानकारी कैसे, जैसे कि अगर हमें किसी को बताना है कि मैंने ये काम किया तो हम कर चुके हैं, या हम इसको बताना चाहते हैं कि हम काम करेंगे तो यानी भविष्य में करेंगे, तो हमें वर्तमान काल की, भूतकाल की और भविष्य काल की जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होती है कि वर्तमान में क्या चीज़ है, भूतकाल में क्या होने वाला था या हुआ था और भविष्य काल में क्या होगा, तो इन सभी चीज़ की जो जानकारी मिलती है उसे हम टेंसेस कहते हैं। तो इन्हीं टेंसेस को तीन प्रकार से रखा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इनके अंत में सबसे पहले हमें देखना होगा है, हूँ, हो, है, ये सभी चीज़ें हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस का मतलब होता है हिंदी में भूतकाल, यानी कि जो काल बीत चुका है, जो काल पहले बीत चुका है उसे क्या कहेंगे हम, भूतकाल। भूतकाल के लास्ट में आता है था, थी, थे, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किस में आते हैं, भूतकाल में। अब इसके बाद अगर हम देखना चाहें भविष्य काल क्या होता है, तो भविष्य काल के लास्ट में गा, गी, गे, ये सारे शब्द आते हैं। और गा, गी, गे आने के बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भविष्य के बारे में जो चीज़ या जो सेंटेंस हमें बताते हैं उन सभी को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सारे के सेंटेंस क्या हैं हमारे पास, फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल। तो जिनके अंत में गागी के शब्द आते हैं या जिससे हमें भविष्य का पता चले, तो उन सभी चीज़ों को हम कहते हैं भविष्यकाल। इन तीनों के ही चार चार प्रकार होते हैं यहाँ पर। अब चार चार प्रकार में कौन से प्रकार होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरीके से पास्ट हो या फ्यूचर, तो इनमें भी यहाँ पर ये चारों टेंस होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही इंडेफिनिट भी फ्यूचर वाला, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन सभी के अध्ययन से पहले हम जानना जरूरी होगा एक यहाँ पर कितने प्रकार के सेंटेंस ये कैसे कैसे आते हैं। तो हम यहाँ पर पूरे सेंटेंस की अगर बात करें तो कितने सेंटेंस होंगे इसमें, टोटल 12, क्योंकि प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, यानी कि या तो प्रेजेंट हो या यहाँ पर पास्ट हो या फ्यूचर, तीनों के चार चार प्रकार होते हैं। इस तरीके से टोटल जो सेंटेंस हो जाते हैं हमारे पास वो कितने हो जाते हैं, 12। और इसके बाद अगर हम देखना चाहें और भी सेंटेंसेस आगे, तो हम यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं पहले सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंसेस हमारे पास में है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं पहला सेंटेंस हमारे पास में प्रेजेंट टेंस में जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करें तो हम सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। तो इसके बाद जो भी सेंटेंसेस हमारे पास में इनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और साथ के साथ इनमें हैबिट भी पाई जाती है, यानी कि जो आदत होती हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, तो इसमें डू या डस का प्रयोग किया जाता है। तो डू का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर के साथ और डू का प्रयोग किया जाता है प्लूरल के साथ में। अब डू या डस यानी कि डस सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही के साथ सी, या फिर सी के साथ किसी व्यक्ति का नाम आ गया। तो ये जितने भी सेंटेंस के होते हैं सब्जेक्ट, ये सब कौन से होंगे, सिंगुलर। और इसी के साथ साथ अगर हम देखना चाहें कि जैसे कि हम डू के बारे में अगर बात करें, तो डू के साथ क्या आता है, यू, वी, दे, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। और आई के साथ भी डू का ही प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ पर यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको यहाँ पर पूरे सेंटेंस अच्छे फॉर्म में सिखाएंगे। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इस सेंटेंस में और क्या होता है।
तो अभी हम समझ चुके पिछले पेज पर कि हमारे ये सेंटेंस किस टाइप के हैं, कैसे हैं, क्या क्या बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आने के बाद, जैसे ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा। अब वर्ब का जब हम प्रयोग कर देंगे तो इसमें अगर जो, जैसे कि हमने बताया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही सी इट नेम, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ साथ हम इसमें एस या ई एस का प्रयोग कर देंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एस ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर एक्सेट्रा कोई भी अदर वर्ड है तो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, वह हमेशा सच बोलती है। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ये वह की इंग्लिश हो जाएगी बोलती है। तो बोलती है लड़की के लिए, वह के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर सी। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें? सबसे पहले सी, बोलती है ये वर्ब है, तो बोलने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? स्पीक। अब यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमें एस या ई एस का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे तो यह सेंटेंस क्या बनेगा? सी स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज, यानी कि वह हमेशा सच बोलती है। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऐसे ही यस लगता है, लेकिन कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यहाँ पर स्टार्टिंग में, यानी कि ही सी इट नेम के साथ, और अदरवाइज सबके साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं फिर आगे। अब इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो जैसे निगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नॉट वगैरह भी आता है। तो नॉट वगैरह में इसमें क्या होता है? तो चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ सेंटेंस और। हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, तो हम के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? वी। और वी के साथ क्या लगेगा? प्ले। तो यहाँ पर हमने एस ई एस का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी, वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ वर्ब में एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं कि क्या बनेगी? हम के लिए यहाँ पे वी का प्रयोग करेंगे, खेलते के लिए प्ले का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट करेंगे। रोजाना के लिए डेली। तो क्या सेंटेंस की हिंदी बनेगी, यानी कि जो इंग्लिश है वो, वी प्ले क्रिकेट डेली। रोजाना बरसात होती है। अब इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता, समय मौसम आदि के बारे में अगर हमें कोई भी जानकारी देनी होती है तो उसके लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इट का प्रयोग करेंगे। इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो बरसात होती है, इसकी पूरे की रेन होगी, और इसके साथ एस ई एस का प्रयोग होता है तो वर्ब में। तो यहाँ पर इट रेन्स डेली इस शब्द का प्रयोग होगा। तो इसके बाद देखते हैं फिर नेगेटिव में क्या होता है। तो नेगेटिव में जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लगेगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसा कि अगर हम सी की बात करें तो वही सिंगुलर सब्जेक्ट, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, और बाद बाकी के लिए डू का प्रयोग करेंगे। अब डू का प्रयोग किस किस के साथ कर सकते हैं हम? यू, वी, दे, आई, तो इसके लिए डू का प्रयोग करेंगे। फिर उसका जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है। तो पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है, तो सबसे पहले पवन का लगाएंगे। तो पवन की स्पेलिंग क्या लगेगी इसमें? पवन। और फिर नहीं शब्द आ गया, तो अगर नहीं शब्द आ जाता है तो उसको हम सेंटेंस को कहते हैं निगेटिव, और निगेटिव में ही सब्जेक्ट में डू या डज का प्रयोग होता है। तो पवन के साथ डज का प्रयोग होगा, नॉट का होगा। पवन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं, तो हम के लिए वी, नहीं के लिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट, देखते के लिए वॉच, और फिल्म के लिए, हिंदी फिल्म के लिए यहाँ पे पूरे के लिए आ जाएगा हिंदी मूवीज़। तो हम हिंदी फिल्म नहीं देखते, इसके लिए क्या लगेगी? वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवीज़। इसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस। यह पंखा धीरे नहीं चलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? यह पंखा, ये पूरा एक सब्जेक्ट है तो दिस फैन, नहीं के लिए डज नॉट क्योंकि पंखा एक ही है, चलते के लिए मूव, तो दिस फैन डज नॉट मूव, धीरे के लिए स्लोली, तो यह पंखा धीरे नहीं चलता है, दिस फैन डज नॉट मूव स्लोली।
इसके बाद में देखते हैं इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द अगर प्रयोग हो जाते हैं या हम किसी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो तब जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आ जाए। तो अगर क्या शब्द सबसे पहले आ गया तो इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। ये हमेशा याद रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर क्या शब्द सबसे पहले आ जाता है तो उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगती। उसको हेल्पिंग वर्ब जो भी हो सेंटेंस की उससे शुरू करते हैं। जैसे इसमें डू डज है तो इससे शुरू करेंगे। डू डज के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले डू डज क्या शब्द की, जैसे क्या वह खाना खाता है तो क्या शब्द सबसे पहले आ गया तो इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या की जगह पर हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, डू डज। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी सेंटेंस हो। लेकिन अगर यहीं पर शब्द क्वेश्चन हमारा सेंटेंस ये हो जाता है, वह गाना क्यों गाता है, तो क्यों शब्द बीच में आया। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश फिर सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड लगेगा पहले, फिर डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कोई भी अदर वर्ड्स लगा सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम रोजाना पूजा क्यों करते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्यों शब्द एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, ये अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले हमें कहाँ लगानी होगी, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जब हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्यों के लिए वाई, यानी कि ये वाला इंटेरोगेटिव वर्ड लग गया। और इसके बाद में वाई के बाद में हम फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो यू है यानी कि तुम, तो तुम के साथ में हम क्या लगाते हैं, डू या डज। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डू। तो वाई डू यू, अब करते हैं पूजा करने की एक ही स्पेलिंग होती है पूरी, तो वर्शिप लगाएंगे। तो वाई डू यू वर्शिप डेली, रोजाना के लिए डेली का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर और भी सेंटेंस हैं, तो आप चाहो तो इनकी स्क्रीनशॉट लेके बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे वह कभी कभार घूमने कहाँ जाता है तो कहाँ शब्द पहले आ गया, वेयर। फिर वह के साथ डज के लिए, ही के लिए डज का प्रयोग करेंगे तो वेयर डज ही गो टू वॉक ऑफन, ऑफन लगेगा कभी कभार के लिए। कभी कभार के लिए यहाँ पर हम लगा सकते हैं ऑफन, कभी कभार यानी कि ऑफन। इसी तरीके से वह प्रतिदिन तुमसे मिलने क्यों आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड देखेंगे क्यों, क्योंकि स्पेलिंग लगेगी पहले वाई, डज ही कम टू मीट यू यस्टरडे। तो प्रतिदिन के लिए हम यहाँ पे एवरीडे, प्रतिदिन के लिए हम यहाँ पर एवरीडे लगा सकते हैं। और इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर अगर हम देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात करते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान होती है उसमें इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है और वर्तमान में कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो इसमें अब जैसे इज एम आर का प्रयोग होता है, तो इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो जो एक वचन के कर्ता होते हैं उसमें इज का प्रयोग होता है। अब एक वचन के कर्ता जैसे कि ही, सी, इट, नेम, और बहुवचन के कर्ता होते हैं उनमें आर का प्रयोग होता है, जैसे कि यू, वी, दे, इनके साथ। और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। इसमें सिर्फ आई ऐसा सिंगल है जिसमें एम का प्रयोग होता है, बाद बाकी का सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग काम होता है इसमें। तो सबसे पहले कुछ सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं या उनके रूल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले रूल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ साथ आई एन जी। जैसे कि अगर वर्ब आ जाती है यहाँ पे फ्लाई, तो फ्लाई, और इसमें अगर आई एन जी भी है तो फ्लाइंग। इस तरीके से हम यहाँ पे वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा सेंटेंस। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर हम। छात्राएं आपस में लड़ रही हैं, तो छात्राएं यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं द गर्ल्स या स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं द गर्ल्स या फिर स्टूडेंट्स। आर, अब बहुत सारी हैं तो आर फाइटिंग ईच अदर, आपस के लिए यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और इसका कुछ सेंटेंस आप चाहो तो इसकी शॉर्ट ले सकते हो। आकाश में बादल उड़ रहे हैं, द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई।
और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, द बर्ड्स आर चेयरपिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं फिर नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें सिंपल नॉट का प्रयोग करते हैं और बाद बाकी का सेम रूल वही रहता है। तो जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब और उसके साथ साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ, तो यह मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे और मैं के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम। तो आई एम नॉट, बात करने की टॉक, आईएनजी लग जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग नाउ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए हो जाएगा आई एम नॉट टॉकिंग नाउ। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके साथ साथ इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव भी, इसमें भी टू टाइप्स ही होते हैं। जैसे कि क्या शब्द अगर पहले आ जाता है तो इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगेगी, लेकिन सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसी तरीके से क्या क्यों कब कैसे बीच में आ जाता है। जैसे वह खाना क्यों खा रहा है, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो ये क्यों क्या कब इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद इज एम आर में से किसी का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, मैन, वर्ब और आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, क्या तुम सच बोल रहे हो। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या शब्द आया है, तो अगर क्या शब्द किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगाते। उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे तुम के साथ में क्या लगेगा, इसमें आर, तो सबसे पहले आर लगा दी। आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। वे अब कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग लगेगी इसमें, वेयर, और वे के लिए दे के साथ लगेगा इसमें आर, तो वेयर आर दे लिविंग नाउ। तो यहाँ पर नाउ की सबसे लास्ट में स्पेलिंग लगाते हैं। इसके बाद और सेंटेंस देखते हैं। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम शोर क्यों मचा रहे हो, वाई आर यू मेकिंग नॉइज। और इसके बाद में कुछ सेंटेंस और भी हैं। वह खाना क्यों नहीं खा रही है, वाई इज सी नॉट ईटिंग फूड, वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर दे नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू। और इसके बाद में और सेंटेंस देखते हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है। और इसकी अगर पहचान की बात करें तो वाक्यों के जो अंत होता है उसमें हमें यहाँ पर दे रखा होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब थर्ड फॉर्म का प्रयोग जब हम इसमें करते हैं तो कुछ थर्ड फॉर्म हम आपको अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे जिसमें थर्ड फॉर्म सारी होंगी। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी उसकी एक अलग बनाएंगे और जितनी भी थर्ड फॉर्म्स होती हैं उनकी एक अलग वीडियोस बनाएंगे जिससे कि आपको आसानी हो। तो अभी चलिए देखते हैं इसके सेंटेंस या रूल्स। तो सबसे पहले रूल देखते हैं इसमें। तो इसके रूल में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें हैज और हैव का प्रयोग कब कब और कैसे कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक वचन कर्ता के साथ जो हमारे पास एक वचन में है कर्ता उनके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, जैसे ही, सी, इट, नेम। और उसके बाद बहुवचन में जो भी कर्ता होते हैं जैसे यू, वी, दे और आई, इन सभी के साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी सिंपल है, बस इसमें थर्ड फॉर्म आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये सेंटेंस भी आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल पड़ता है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस देखते हैं, राम घर जा चुका है। तो राम हैज गॉन टू होम, राम घर जा चुका है। तो सबसे पहले राम की स्पेलिंग लगी, राम, चुका है, चुकी के लिए हैज का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब में हैज का प्रयोग होता है। और जाने की होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर गॉन, और घर के लिए टू होम। तो राम घर जा चुका है, राम हैज गॉन टू होम। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन द फूड। तो हम के लिए वी, और वी बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और खा चुके, तो खा के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ईटन, थर्ड फॉर्म।
तो जो खा शब्द है उसके लिए ईटिन शब्द का यूज करेंगे हम। उसका उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो उन्होंने के लिए यहाँ पर हमने यूज किया है दे। और उसका दे होता है बहुवचन यानी प्लूरल, तो उसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। काम करने के लिए डू का प्रयोग करते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है डन। और उन्होंने यानी कि दे के साथ में अपने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे देयर होमवर्क। तो किसके साथ अपने की कैसे लगती है इसकी हमने अलग से वीडियो बना दी है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए। और अपने के लिए ही के साथ जैसे कि लगती है हिज, सी के साथ हर, तो इसी तरीके से अलग अलग है। तो इसमें अपने की वीडियो है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। और कुछ टाइम बाद हम आपको एक अलग से ट्रिक्स बताएंगे जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में नॉट शब्द का प्रयोग होता है। अगर नॉट शब्द आ जाता है तो उसमें सिंपल सब्जेक्ट हैज या हैव का प्रयोग होगा, फिर नॉट यानी कि नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं। तो मेरे पिताजी के लिए यहाँ पर माई फादर, और फिर हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के लिए, नॉट भेजे के लिए सेंड होता है, लेकिन यहाँ पर अगर थर्ड फॉर्म की बात करें सेंड की तो सेंट हो जाएगी। और मुझे के लिए मी, पैसे के लिए मनी, तो माई फादर हैज़ नॉट सेंट मी मनी। इसके बाद में फिर नेक्स्ट, कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखाया है। कुछ विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे यूज़ होगा सम स्टूडेंट्स हैव नॉट। अब कुछ स्टूडेंट्स यानी कि ये प्लूरल है, तो हैव नॉट रजिस्टर्ड देयर नेम। तो अपने के लिए प्लूरल में अगर बहुत सारे लोग हैं, सम स्टूडेंट्स, दे, तो फिर इसके लिए यहाँ पर अपने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। तो कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखाया है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट रजिस्टर्ड देयर नेम। तो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी सेम वही है। तो इंटेरोगेटिव में क्या है एक्स्ट्रा वो देख लेते हैं हम। जैसे अगर जो क्या क्यों कब कैसे बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं, और उसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इसके साथ साथ अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगती है, इसमें हैज हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि पहला सेंटेंस हम यहाँ से देख सकते हैं, क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं। तो क्या शब्द सबसे पहले आया, तो क्या की कोई स्पेलिंग हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो सबसे पहले हैज का प्रयोग करेंगे। हैज हमने राष्ट्रपति के साथ में प्रयोग किया है क्योंकि राष्ट्रपति एक सिंगुलर होता है। तो हैज द प्रेसिडेंट, वितरित करने यानी कि बांटने की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड थर्ड फॉर्म लगी जाएगी, पुरस्कार के लिए अवार्ड। तो हैज़ द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है। अब क्या क्यों कब शब्द है इसमें बीच में आया है क्यों, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लगेगी, वाई हैज़ पुलिस अरेस्टेड राघव। क्या सभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं। तो क्या शब्द के लिए सबसे पहले हैव, सभी अभिनेता के लिए ऑल एक्टर्स, पहुंचने के लिए हो जाएगा रीच्ड, मुंबई के लिए टू मुंबई। तो हैव ऑल एक्टर्स रीच्ड टू मुंबई। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया है। अब यहाँ पर जो इनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द तो आते ही साथ में लिया है, उस वह घर गई है, तो ई है, या है, ई है, इन शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर, इसीलिए हमने इन सेंटेंस को भी शामिल किया है कि जैसे लिया है, कराया है, पढ़ा है, तो जिसमें लास्ट में है शब्द आता है और लास्ट में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है नहीं आता, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस है, क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया है। तो क्या शब्द पहले आया उसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे। हैज़ परवेज रसूल नॉट टेकन विकेट, क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं कराया है। हैज़ मोहन नॉट एडमिटेड इन कॉलेज। अगला सेंटेंस,
अंकित ने मुकेश को या मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा है? वाई हैज़ अंकित नॉट रीड द लेटर ऑफ मुकेश? तो इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है हमारे पास, यानी प्रेजेंट का चौथा सेंटेंस। तो इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान में इसके रहा है, रही है, रहा हूँ, ता रहा है, से रहा है, ती रही हूँ, ते रहे हैं, यानी कि इसके लास्ट में भी रहा हूँ, रहे हैं ये शब्द आ सकते हैं या आते ही हैं। तो इसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में और इसमें हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसमें भी रहा रही आता है, उसमें जयमार का प्रयोग होता है और इसमें साथ के साथ समय दिया होता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें साथ के साथ समय दिया होता है, जैसे कि हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखते हैं इसमें क्या किस किस चीज़ों का शब्दों का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग है। तो सिंस होता है निश्चित समय के लिए और फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। और इसमें जो एक वचनकर्ता होते हैं उनके साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा और जो मैन वर्ब है उसमें आईएनजी का प्रयोग होगा। तो हमें यहाँ पे कितना याद रखना है, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसकी जो रूल्स होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या हैव में से एक सब चीज़ का यूज होगा, फिर उसके बीन हर एक सेंटेंस में लगता है, फिर वर्ब और आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर और लास्ट में जाके टाइम। तो जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हम सुबह से टहल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम का प्रयोग है, तो हम की इंग्लिश क्या होगी वी। अब इसमें साथ में टाइम दे रखा है सुबह से, तो अगर सुबह से दे रखा है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वी हैव बीन, टहलने की हो जाएगी वॉकिंग, और सुबह से यानी कि सुबह से का मतलब निश्चित समय है ये, तो सिंस मॉर्निंग। अब निश्चित या अनिश्चित समय कैसे पहचानेंगे, जैसे कि सिंस है तो सुबह से, सोमवार से, जनवरी से 2003 से, या कोई डेट हो या 2 बजे से, तो इन सभी के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास में 2 घंटे से, 4 साल से, 2 महीने से, 3 मिनट से, 4 दिन से, तो इस तरीके के लिए हम, या 4 घंटे से, यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए देख लेते हैं नेगेटिव में क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, हैज़ हैव का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा, फिर बीन। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है हैज़ और बीन, यानी कि हैव और बीन, इनके बीच में किसका प्रयोग करेंगे हम, नॉट का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब और आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद अदर वर्ड। तो चलिए देखते हैं इसके सेंटेंस। शीला 2 घंटे से नहीं सो रही है, यानी कि रो रही है। तो शीला की जगह शीला हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है। धर्मेंद्र हैज़ नॉट बीन रीडिंग। रमेश 1990 से दिल्ली में नहीं रहता है। रमेश हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। तो इस तरीके से हम यहाँ से सिंपल वे में सेंटेंस बना सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम 2 रूल हैं, जिसमें क्या क्यों शब्द अगर पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लगाते हैं, और अगर जो कोई भी वर्ड बीच में आता है इंटेरोगेटिव तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाई जाती है। तो एक बार सेंटेंस देख लेते हैं, यानी कि इसका रूल्स पहले हैज़ हैव सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, टाइम, फिर एक्सेट्रा वर्ड्स। अगर ऐसे ही क्या क्यों का बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगेगी, फिर हैज़ हैव का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट का होगा, बीन का होगा, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम, उसके बाद एक्सेट्रा वर्क। तो क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, तो क्या शब्द पहले आया है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगेगी, वे के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।
अब सिंस किसके लिए आया? सुबह। सुबह के लिए सिंस यानी कि निश्चित समय के लिए, और सुबह के लिए या इवनिंग के लिए सिंस का प्रयोग होता है, ये हम यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट। वह 2 साल से तैयारी क्यों कर रहा है? तो क्यों शब्द बीच में आया है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगानी पड़ेगी हमें। तो वाई हैज़ राम बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years? वह कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है? हाउ हैज़ ही बीन लिविंग हियर फॉर 5 years? इसके बाद में इंटेरोगेटिव तो जैसे हम देख ही चुके हैं। हम कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं? तो कैसे के लिए हाउ का प्रयोग करेंगे। हाउ हैव वी